हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सीधी सी बात है, जैसे कि इस चैप्टर का हेडिंग ही है कि हम एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के एटम्स के बारे में इन डेप्थ में समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूट किया है इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले एटम जो है एग्जिस्टेंस में है या एटम होता भी है, इसको प्रपोज किया गया था इन द 400 BC एंड वो साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट थे एंड उनका नाम था महर्षि कर्नाड एंड ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस। ओके, तो इन दो साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था एटम्स के एग्जिस्टेंस को लेकर के। उन्होंने एटम होता भी है इसके बारे में बताया था। तो इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया था इन्होंने कि अगर हम देखते हैं एक मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, उसको और छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहती है। यानी कि एक बड़े से मैटर को लिया गया, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे करते करते एक स्टेज उनको मिली एंड एक स्टेज के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मैटर है, जो मैटर का टुकड़ा है या जो डिवीजन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिला है, उसको और ज़्यादा स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड नहीं कर पाए थे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि उन्होंने एक मैटर लिए, उसमें और छोटी यूनिट, उसमें और छोटी यूनिट, और छोटा पार्टिकल तोड़ते चले गए, ओके, डिवाइड करते चले गए एंड एट द लास्ट उनको एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो कि और ज़्यादा डिवाइड उनको नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने एक कंक्लूजन पॉइंट निकाले। उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी सारे मैटर होते हैं वो बने हुए होते हैं बहुत छोटे स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से। इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब है कि उसको और डिवाइड और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल जो ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मिलकर के ही कोई भी मैटर बनता है। तो ये जो इंडियन महर्षि कर्नाड थे एंड जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस, उन्होंने इस एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को एक नाम दिया एंड इसको बोला गया एटम। ओके, तो एक्चुअली जो वर्ड एटम है ये लिया कहाँ से गया? ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है एटोमियो से। ओके, एटोमियो से एटम लिया गया एंड एटोमियो का एग्जैक्टली मतलब होता है कि अनकटेबल, जिसको कि और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, या फिर नॉन डिविजिबल, जिसको कि और ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, हालांकि ये सारी जो चीजें उन्होंने बताएं एटम के बारे में, ये सारी चीजें बेस्ड थे उनके थॉट्स के बेस पे, जो कि उन्होंने साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर ने मिलकर के सोचा था। तो 18th सेंचुरी तक के ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं किया गया स्टूडेंट्स जिसके बेस पे वो प्रूफ दे सके कि ये एटम एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। पर हुआ क्या कि बहुत सारे सेंचुरीज के बाद 1808 में जॉन डेल्टन, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जॉन डेल्टन ने प्रपोज किया एक एटॉमिक थ्योरी। यानी कि जॉन डेल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी बना करके दिए एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो सारे मैटर होते हैं वो बने हुए होते हैं बहुत ही छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से एंड उसको हम बोलते हैं एटम। ये तो चीज़ ऑलरेडी इंडियन महर्षि कर्नाड ने एंड ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने बताए थे एंड इसके अलावा जॉन डेल्टन ने कई प्रूफ दिए, उसके बारे में कई चीजें हमको एक्स्ट्रा बताई जिसके बेस पे उनकी थ्योरी जो है एक्सेप्ट की गई थी। उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, यानी कि उनको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो नई चीज उन्होंने बताया वो ये थी कि हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है बाय मास, यानी कि आइडेंटिकल होने का मतलब है कि वो यूनिक होता है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। इसका मतलब समरी में यही स्टूडेंट्स की उन्होंने ये बताया कि जो भी आप एक एलिमेंट ले रहे हैं तो वो एलिमेंट के अंदर हमको छोटा पार्टिकल मिलेगा दैट इज एटम एंड ये एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि यूनिक होते हैं। एंड ये जो एटम होता है उस एलिमेंट का वो अलग होता है, डिफरेंट रहता है एक दूसरे एलिमेंट के एटम से। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा हमको कई चीजें सामने देखने मिली, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। यानी कि इस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू इन सारे ही लॉज के बारे में उन्होंने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए, जो कि ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में। क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कोई
हम ग्लास की रॉड या फिर एबोनाइट की रॉड लेकर के उसको घसते हैं, रब करते हैं हेयर के ऊपर या सिल्क के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में किए भी होंगे स्टूडेंट्स, कि आपने कई बार क्या किए होंगे कि आपने कॉम्ब लिए होंगे, कंघी लिए होंगे, एंड उसको आपने जब आपके बालों में ऑयल लगा हुआ था तो आपने कंघी निकालने के बाद उस कॉम्ब को जब एक कागज के टुकड़ों के पास लेके गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि वो कागज के जो टुकड़े थे, पेपर के जो पीसेस थे, वो अट्रैक्ट होते हैं उस कॉम्ब के तरफ। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोला गया है, जब एक ग्लास की रॉड या फिर एबोनाइट की जो रॉड है अगर हम उसको रब करते हैं एक हेयर के थ्रू या सिल्क के थ्रू, तो उस कंडीशन पे ये दोनों ही जो बॉडीज होती है उन पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब अगर वो चार्ज क्रिएट होता है, इसका मतलब जहाँ चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो इस तरीके से उस मैटर के बारे में उन्होंने ये बताने में फेल हो गए थे कि ये जो मैटर होते हैं इनके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस चीज़ के बारे में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। इसके अलावा साइंटिस्ट डेल्टन के थ्रू ऐसे कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया था जिसके थ्रू उन्होंने कि किसी लिविंग के अंदर किस तरीके से कोई मैटर जो है एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में कोई भी उन्होंने नॉलेज नहीं दिया था। इसके अलावा उन्होंने कोई भी मैटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो 19th सेंचुरी के एंड तक या फिर आप बोल सकते हैं 20th सेंचुरी के बिगिनिंग पे कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर एंड बहुत सारे साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने अपनी रिसर्च के बेस पे कुछ रिजल्ट्स दिए एंड उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो और भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट ने बोले थे कि जो एटम है वो नॉन डिविजिबल, यानी कि जिसको हम और स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोला गया एटम। लेकिन बाद में इतने सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। उन चीज़ों को बोला गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। यानी कि इन साइंटिस्ट ने ये बोल दिए कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। तो इन सारे पार्टिकल्स को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिल करके हमारे पास जो एटम मिलता है वो इस तरीके से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि एटम क्या होता है, पहले किस तरीके से एटम के बारे में क्या सोच थी, फिर डेल्टन थ्योरी आई, फिर किस तरीके से 19th सेंचुरी के एंड तक के या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, एटम जो है वो सब डिविजिबल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एंड उसके बेस पे उन्होंने बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।